आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक पेड़ भी पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन आज ये एक कड़वी सच्चाई है चीड़ के जंगलों की। आंकड़े बताते हैं कि पहाड़ी प्रदेशों में सरकार ने वन विभाग और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से चीड़ के पेड़ों के जंगल तैयार करने के लिए कई बड़ी योजनाएं चलाईं। ये पेड़ उन पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए गए जहां पर या तो बिल्कुल भी जंगल नहीं थे या फिर जंगल कम थे। सरकार और प्रशासन ने उस समय इस पेड़ से होने वाले नुकसान का आंकलन नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज ये जंगल हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण को बर्बाद करने में एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जंगल की आग से निकला स्मॉग और राख ब्लैक कार्बन बना रहा है, जो ग्लेशियर्स को कवर कर रहा है, जिससे उनके पिघलने का खतरा बढ़ रहा है। आग की वजह से उत्तर भारत के तापमान में बढ़ोतरी से मानसून पर हानिकारक प्रभाव दिख रहे हैं। चीड़ के पेड़ और इसकी पत्तियों का एक बड़ा नुकसान ये है कि ये बहुत ज्वलनशील है, जिसकी वजह से एक छोटी सी आग की चिंगारी भी पूरा जंगल जलाकर राख कर देती है। आज बहुमूल्य वन संपदा इसके कारण खत्म हो रही है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश गोखले से हमने ये जाना कि चीड़ के जंगलों में हर साल आग लगने की खास वजह क्या है और वो इस समस्या को किस तरह से देखते हैं। चीड़ के जंगलों में आग लगने की लोकल वजह ज्यादा होती है कि बजाय ग्लोबल ज्यादा। ग्लोबल का भी एस्पेक्ट है, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वातावरण में जो बदलाव आते हैं, जो लोकल लेवल पे जो बदलाव आते हैं, उनका असर भी जरूर इन चीजों में देखने में मिल सकता है। लेकिन आप उसके ऊपर उसी की वजह से ये चीज हो रही है, ये साबित करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज ये होती है कि चीड़ के जंगल में नीचे पिरूल जो दिखता है, वो एक प्रकार का फायरवुड की तरह काम करता है। तो उसको वो जैसे उस क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो आग का खतरा बढ़ने का संभव ज्यादा है। दूसरी बात ये होती है कि जमीन में कितनी नमी है, उस नमी के कारण आग का फैलना कई हद तक कंट्रोल हो जाता है। और ये नमी तब बरकरार रखती है जब बारिश के सीजन के अलावा भी बरसात के मौसम के अलावा भी गर्मी और जाड़े में थोड़ी थोड़ी कभी ना कभी बारिश हो जाए, तो उससे वो नमी बनी रहती है। ये दूसरी बात होती है। तीसरी बात ये होती है कि कभी कभी लोकल लेवल टेम्परेचर अचानक सा बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी आग लगने के ड्राइनेस लोकलाइज स्वरूप से बढ़ जाती है। और ऐसे में आपका कोई एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस हो जाता है, किसी ने जानबूझ के या किसी ने आते जाते समय की बीड़ी की आग लगा दी वहां, या किसी कारण आग फैल गई, डर से एक आग फैल गई, तो फिर जंगल में आग लगना शुरू हो जाता है। और चीड़ में जैसा पहले ग्राउंड लेवल पे पिरूल आग लगेगी और फिर एक बार पेड़ को आग लगेगी, तो वो पूरा रेजिन जो है वो पूरे आग को और ज्यादा फैलाता है और वो आग चलती थी। तो ये कॉम्बिनेशन है कि मल्टीपल फैक्टर से जिसके वजह चीड़ के जंगलों में आग लगना बहुत ही संभव चीज है और वो नुकसानदेही भी बहुत ज्यादा होती है। चीड़ के जंगल पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, डॉक्टर योगेश? हाँ, एक तो चीड़ का जंगल एक प्रकार का मोनोकल्चर होता है, तो वो लिमिटेशन आती है उसकी, जो मोनोकल्चर और मिक्स फॉरेस्ट प्लांटेशन, मिक्स फॉरेस्ट की जो की कंपैरिजन की आप बात करें। दूसरी बात, आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल विजडम की बात देखेंगे तो अक्सर माना जाता है कि चीड़ के पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ का पानी सूख जाता है जमीन के अंदर का, और जहाँ ओक के पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पानी के स्रोत आपको पाए जाते हैं। और ये अक्सर देखा भी गया है, जहाँ ओक के जंगल है वहाँ पानी के स्रोत मिलेंगे, जहाँ चीड़ का जंगल है वहाँ पानी के स्रोत जो है वो कम होते हैं। ये ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशन है, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं। तो और तीसरी बात ये है कि आग लगना जंगल को, ये एक तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में फिर रिलीज करने का एक मैकेनिज्म बन जाता है, तो वो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। ये तीन चीजें मैं प्रमुख उद्देश्य आपको बताना चाहूंगा। आग लगने से क्लाइमेट चेंज के प्रभाव देखे जा रहे हैं।
पहाड़ों में लगातार गर्मी बढ़ रही है, साल दर साल बर्फ कम गिर रही है, जल संरक्षण और जमीन में नमी खत्म हो रही है, प्राकृतिक पेयजल स्रोत खत्म हो रहे हैं। डॉक्टर योगेश, ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बेहतर कदम यही है कि आप पिरूल को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। पिरूल को इस्तेमाल करने से आपके दो फायदे होंगे। पिरूल का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि उसके ब्रिकेट बनाते हैं और वो ब्रिकेट जो है वो फायरवुड को रिप्लेस करके आपका ईंधन के प्रकार से आपके काम आएंगे। इससे क्या होगा कि पिरूल जब जमीन पे बिछाया होता है तब दूसरे जो स्पीशीज है, जो नेचुरल स्पीशीज है, उसकी रिजनरेशन नहीं होगा। लेकिन जब पिरूल हटेगा वहां से तो धीरे धीरे बाकी पाइन के अलावा और जो जाति जिसका सीड स्टॉक वहां के जमीन में है वो उनको आगे आना, ऊपर उठना और ग्रो होना संभव हो पाएगा। उससे स्वाभाविकता जो पाइन का जो रिजनरेशन होता रहता है उसके ऊपर रोक लग सकती है और आने वाले कुछ दशकों में फिर वो पाइन का जंगल है वो मिक्स फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी प्रकार से जो आग का खतरा भी चल सकता है और जंगल के ऊपर की जो लकड़ी के लिए जो डिग्रेडेशन जंगल का होता है वो भी बच सकता है। शुक्रिया डॉक्टर योगेश गोखले, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी। चीड़ के जंगलों से होने वाले नुकसान से स्थानीय लोग किस तरह से प्रभावित हैं, बता रहे हैं स्थानीय निवासी। सरकारों ने जो चीड़ के जंगल लगाए हैं उनसे हमें ना तो चारा मिल पाता है, ना इमारती लकड़ी मिल पाती है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चीड़ के जंगल बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। इनकी जो टहनियां हैं, उनके जो पत्ते हैं, उनको जानवर खाते नहीं है, जंगली जानवर, तो वो आजकल हमारे खेतों की तरफ आने लगे हैं जंगलों से। और इसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं वो इतनी जल्दी आग पकड़ती हैं कि कुछ ही मिनटों में जो है पूरा जंगल जलकर राख हो सकता है। तो सरकार से हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इन जंगलों को एक तयशुदा समय में रिप्लेस करें दूसरी वेजिटेशन से। साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स उत्तराखंड डॉक्टर SD सिंह से हमने ये जानने की कोशिश की कि चीड़ के जंगल में आग ना लगे, इसके लिए सरकार की कार्य योजना क्या है और सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार इस आग को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में काफी प्रयत्न कर रही है। अपने बहुत से मेयर्स जो हैं वो ले रही है साथ में। सबसे जरूरी तो वो जो काम करती है कि हम लोग फायर लाइंस को मेंटेन करते हैं। सड़क के किनारे, बड़े बड़े जो रास्ते हैं उसके किनारे या जंगल के बीच में जो बहुत से बड़े बड़े जंगल होते हैं तो उसके बीच में फायर लाइन होती हैं, उनकी हम सफाई करते हैं। वहां पर किसी प्रकार की झाड़ी वगैरह नहीं होने देते हैं। पत्तियां वगैरह होती हैं तो इकट्ठा कर लेते हैं उनको, या तो उनको एक जगह लाकर जला देते हैं या उनकी खाद जो भी बन सकती है तो वो बना लेते हैं। तो ये जो रास्ते के किनारे या सड़कों के किनारे या इवन खेतों के किनारे भी किसानों को इन्वॉल्व करते हुए, किसानों को बीच में उनसे भी थोड़ा सा साथ में सहायता लेते हुए कि जंगल के किनारे जो भी खेत हैं तो उसके आसपास जो है सफाई करवा देते हैं, ताकि जंगल में कभी भी खेत में आग लगे तो वो आगे ना फैल सके। सड़क के आसपास कोई भी छोटी मोटी आग होती है तो वो ना आगे फैल सके, और यदि थोड़ी बहुत लगती भी है तो उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए। और दूसरा जो मुख्य ये है कारण जो है वो है पेरूल का वहां पर होना, चीड़ पाइन के पत्तियों का वहां पर होना। तो उसके लिए उसके जो उपयोग हैं, इसको इकट्ठा करके उसके उपयोग करने के लिए भी काफी प्रयासरत हो रहे हैं, और खासकर ब्रिकेट्स, कोयला वगैरह बना लेते हैं उसका, या ब्रिक्स वगैरह कुछ और भी जो बनाने का प्रयास जो है वो चल रहा है। आग को नियंत्रण करने के लिए हर वर्ष कार्य योजना बनाई जाती है, और ज्यादातर आग जो है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 5 महीनों के लिए पूरी तैयारी होती है। ये 5 महीनों के लिए एक प्लान बनाई जाती है। 5 में से फरवरी और मार्च में हम लोग प्लान बनाकर, और प्रिवेंशन मेयर्स जितने भी हैं वो ले सकते हैं, जो कि हम शुरू में लेते हैं। उसमें हम लोग ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि जो भी कहां पर क्रू स्टेशन, फायर क्रू स्टेशन बन सकते हैं वहां पर बनाते हैं। गांव के आसपास हो, फॉरेस्ट गार्ड चौकी के आसपास हो या रेंज ऑफिस के आसपास हो,
वहां पर हम क्रूज स्टेशन बनाते हैं, और वहां जहां पर भी वहां पर किसी प्रकार की संचार साधन है तो उनको इकट्ठा ठीक कर लेते हैं, और नए जो है वो हम खरीद लेते हैं, और वहां पर पूरा फोन नंबर वगैरह वहां का लोगों का, अपने स्थानीय जो भी स्टाफ होता है उसका नंबर जो है वो सबको सर्कुलेट कर देते हैं, ताकि कहीं पर भी आग लगे तो वो तुरंत इस क्रूज स्टेशन पर सूचना दें, और तुरंत जब भी आग लगे तो ये क्रूज स्टेशन की टीम जो है वो जाकर वहां पर आग को नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार की तैयारी जो है हम लोग फरवरी और मार्च में करते हैं। साथ में हम लोग कोशिश ये भी करते हैं, इन्हीं 2 महीनों में, खासकर मार्च में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी फायर लाइन्स होती हैं इनकी सफाई वगैरह हम तब उन दिनों में करवा लेते हैं मार्च में। और कई बार जो ऊंचे पहाड़ के पहाड़ी क्षेत्र के थोड़ा सा ऊपर जो ठंडा एरिया होता है उसमें अप्रैल में भी हम लोग फायर लाइन्स है उनकी सफाई करते हैं। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि स्थानीय लोगों से संवाद भी करते हैं हम लोग, ताकि वो भी इसमें हमारा सहयोग करें, और सहयोग ये एक विन विन सिचुएशन होती है गांव वालों के लिए भी और वन विभाग के वालों के लिए भी। और अगले 3 महीने के लिए जो अप्रैल मई जून है इसमें तापमान ज्यादा हो जाता है, और वर्षा का जो वहां पर ड्यूरेशन होता है वो भी एक मतलब ड्राई सीजन स्पेल जो होती है वो लंबी होती है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार की भी आग लगे तो तुरंत नियंत्रण करने में स्थानीय लोगों की मदद से, अपनी क्रूज स्टेशन में जो भी फायर टीम हम लोग बनाते हैं बुझाने के लिए, एक जो टीम बनाते हैं अपने स्टाफ को लेकर, तो उनके तुरंत जब भी आग लगती है तो उसके सूचना जैसे मिलती है या जैसे दिखाई देती है तो वहां तुरंत पहुंचकर हम लोग आग को बुझाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो ये 2 महीने तैयारी के और 3 महीने नियंत्रण करने के लिए ये हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वर्क प्लान बनाकर और आग को नियंत्रण करते हैं। इतनी तैयारियों के बावजूद भी हर साल जंगलों में आग लगने के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए, यूके फॉरेस्ट वेबसाइट के अनुसार साल 2021 में अब तक जंगल में आग लगने की 1635 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिस कारण कई जीव जंतु अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। जंगलों में आग लगना पलायन की एक खास वजह है। चीड़ के जंगलों में दूसरी प्रजाति के वृक्ष नहीं पनपते हैं, जिसकी वजह से जंगली जानवरों के लिए चीड़ के जंगलों में कोई हरा या सूखा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगली जानवर और पक्षी भोजन की तलाश में स्थानीय लोगों के खेतों में उगाई गई फसलों को खा रहे हैं। कृषि स्थानीय लोगों की आय का एक प्रमुख साधन है, वो पूरी तरह से तबाह हो रहा है। कृषि उपज को जंगली जानवर चौपट कर रहे हैं और इस वजह से स्थानीय लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया है और वो इन जगहों से रोजगार की तलाश में देश के दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं। डॉक्टर एसडी सिंह, स्थानीय लोगों की फसलों को जंगली जानवर तबाह कर रहे हैं क्योंकि जानवरों के लिए जंगलों में चारा उपलब्ध नहीं है। इस समस्या से आप कैसे निपट रहे हैं? एक मुख्य कारण आग का, वहां जो आसपास के खेत हैं वहां पर चारा प्रजातियों की भी कमी होती है, और साथ में जो फ्रिंज एरिया, फॉरेस्ट का जो फ्रिंज एरिया है, खेतों के आसपास का जो जंगल का एरिया है, वहां पर भी कई बार चारा प्रजातियों के जो एग्जिस्टेंस है वहां पर उनका होना जो है वो भी थोड़ा कम होता है। तो हर्बीवोरस जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो हमारे अपने पालतू जानवर हों या आसपास जंगली जानवर हों, उनके लिए चारा का कम हो जाने से भी हम लोग ये मानते हैं कि जंगली आग जो है वो आग जो है वो लोग इसलिए भी लगा देते हैं ताकि वहां पर घास जो है वो आ जाए और उनके लिए जो जानवरों के लिए चारा मिल जाए एक। और दूसरा यह भी है कि चारा प्रजाति यदि वहां पर होगी तो जानवर आएंगे तो अपने आप में हर कोई, चाहे वो वन विभाग का स्टाफ हो या स्थानीय लोग हों, वो दोनों ही आग ना लगने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और इस प्रकार का एक जो है हमें माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि हम लोग स्थानीय लोगों को उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपने खेतों के मेड़ों पर और किनारे में खासकर चौड़ी पत्ती के या खासकर चारा प्रजाति के पेड़ पौधे लगाएं। और ऐसे ही फ्रिंज एरिया में भी वन विभाग को भी कोशिश करते रहते हैं वैसे कि, और आगे करनी भी चाहिए कि चारा प्रजातियों के पौधे वहां पर ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे कि जंगली जानवर या पालतू जानवर उनको चारा जो है वो पत्तियों से मिलता रहे, घास आदि से मिलता रहे, और स्थानीय लोग भी और स्थानीय हमारे स्टाफ भी, वो दोनों फिर हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि इस क्षेत्र में कभी आग ना लगे।
शुक्रिया डॉक्टर SD सिंह, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उत्तराखंड। चीड़ के पेड़ ना तो जानवरों के लिए चारा मुहैया करवा पा रहे हैं, ना पक्षियों के लिए कंदमूल, ना ये जमीन के कटाव को रोक पा रहे हैं, ना इन पेड़ों के साथ दूसरी प्रजाति के पेड़ उग पा रहे हैं। ये पेड़ और इनकी पत्तियों के कारण जंगलों में आग लग रही है। इनकी वजह से लोगों का पलायन हो रहा है, आर्थिक रूप से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो अपनी वन संरक्षण नीति में बदलाव लाकर और एक समयबद्ध तरीके से इन पेड़ों की जगह दूसरी प्रजाति के पेड़ों के जंगल तैयार करके चीड़ के पेड़ की वजह से पर्यावरण को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। नुपुर कुलश्रेष्ठ, रेडियो ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली।